जय हिंद दोस्तों। आज हमारी हिंदी की पहली क्लास है और हम हिंदी में पढ़ने वाले हैं हिंदी व्याकरण फर्स्ट क्लास और पढ़ने वाले हैं व्याकरण। तो देखते हैं कि व्याकरण क्या होता है और फिर व्याकरण में हम जानकारी करेंगे वर्णमाला की। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं व्याकरण से। स्टार्टिंग से अगर हम देखते हैं व्याकरण, तो व्याकरण 3 शब्दों से मिलकर बना होता है। वी जमा आ और जमा करण। ठीक है बच्चों, वी आ और करण। वी का अर्थ होता है अच्छी, आ का अर्थ होता है तरह से और करण का अर्थ होता है समझना। क्या अर्थ होता है बच्चों? समझना। तो हम क्या कहेंगे? अच्छी तरह से समझना ही क्या कहलाता है? व्याकरण। ठीक है बच्चों, अच्छी तरह से समझना ही व्याकरण कहलाता है। और व्याकरण पढ़ने के लिए हमें पढ़ने होते हैं वर्ण। क्या पढ़ने होते हैं? वर्ण। और वर्ण पढ़ने के लिए हमें क्या पढ़ना होता है? वर्णमाला। हमें क्या पढ़ना होता है? वर्णमाला। क्योंकि वर्णमाला से ही हम वर्णों की नॉलेज कर पाते हैं, वर्णों के बारे में समझ पाते हैं कि कितने वर्ण होते हैं, कौन कौन से होते हैं। इसलिए हमें वर्णमाला पढ़ना होता है और वर्णमाला ही आपका बन जाता है फर्स्ट टॉपिक। ठीक है बच्चों, कौन सा टॉपिक? फर्स्ट। तो वर्णमाला पढ़ेंगे हम और वर्णमाला पहला टॉपिक है हमारा, जिसके बारे में अब हम जिक्र करना चाह रहे हैं। स्टार्ट करते हैं अब कि वर्णमाला क्या है, किसे कहते हैं वर्णमाला। तो यहाँ से क्वेश्चन भी बना हुआ है, परिभाषा से लेकर क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो इसकी परिभाषा अगर हम देखते हैं कि वर्णमाला किसे कहते हैं, हम कहेंगे वर्णों के व्यवस्थित समूह को, वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के व्यवस्थित समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला। और वर्णमाला में हमें पढ़ने होते हैं स्वर और व्यंजन, या हम ये कह सकते हैं कि वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है, जिसमें कुछ स्वर होते हैं और कुछ व्यंजन होते हैं। और वर्णमाला में अगर हम कुल वर्ण की बात करते हैं कि कुल वर्ण कितने होते हैं, तो टोटल वर्ण होते हैं कितने? 52। 52 कितने होते हैं? कुल वर्ण कितने होते हैं वर्णमाला में? 52। क्लियर बच्चों? और आगे जाने से पहले यहाँ पर 2 क्वेश्चन बनते हैं जिन्हें हम डिस्कस करने वाले हैं। कितने क्वेश्चन बनते हैं? यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं। अब देखते हैं कि 2 क्वेश्चन कौन कौन से हैं वो। यहाँ से फर्स्ट क्वेश्चन बनता है वर्ण से लेकर कि भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है? पहला क्वेश्चन ये बनता है। और यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है कि भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई कौन सी है?
भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई कौन सी है? ये क्वेश्चन बने हुए हैं और ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि ये हिंदी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है जिन्हें बच्चा ज्यादातर गलत करता है। तो इनका उत्तर क्या हो जाएगा? भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई होती है वर्ण। क्या होती है? वर्ण। और भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई होती है ध्वनि। क्या होती है? ध्वनि। प्यारे बच्चों, क्लियर? अब यहां से हम अपने टॉपिक पर लोड कराते हैं कि वर्णमाला, टोटल वर्ण कितने होते हैं? 52। और वर्णमाला स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। अब हम डिस्कस करेंगे कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, स्वर किन्हें कहते हैं और व्यंजन किन्हें कहते हैं। ठीक है बच्चों? यहां से हम देखेंगे कि स्वर किन्हें कहते हैं और व्यंजन किन्हें कहते हैं। वर्णमाला, तो वर्णमाला स्वरों से और व्यंजनों से मिलकर बनी होती है। स्वर और व्यंजन, स्वर और व्यंजन से मिलकर बनी होती है। स्टार्टिंग में देखते हैं परिभाषा कि आखिरकार स्वर किन्हें कहते हैं। तो अगर परिभाषा की बात करते हैं हम लिखेंगे वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है? वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उन्हें कहा जाता है स्वर। जैसे जैसे ए, आ, ई। ठीक है बच्चों? ये थी स्वर की परिभाषा कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं क्या कहलाते हैं? स्वर। जैसे ए, आ, ई, ऐ, उ, औ, ये वाले जो होते हैं ये सभी होते हैं हमारे स्वर, जिन्हें बोलने के लिए हमें किसी भी और दूसरे वर्ण की आवश्यकता नहीं होती है। इसलिए हम कह देते हैं कि स्वरों को हम बोलते हैं स्वतंत्र रूप से। अब बात करते हैं व्यंजन की, कि व्यंजन की परिभाषा क्या होती है। तो व्यंजन की परिभाषा हम बोलेंगे कि वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। या इसकी दूसरी परिभाषा हम लिख सकते हैं कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते हैं, नहीं बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। जैसे एग्जांपल देखते हैं। मैंने लिखा क, मैंने लिखा क। क अपने आप में एक व्यंजन है। व्यंजन कैसे? देखो, अगर हम क का उच्चारण करते हैं, क को बोलते हैं, तो हम बिना स्वर के नहीं बोल सकते, हम बोलेंगे क। और क अगर हम अब लिखते हैं यहाँ पर तो इसे लिखेंगे इस तरीके से, क जमा ए। इसलिए हम कहेंगे कि क व्यंजन है क्योंकि ये स्वर की सहायता से बोला जा रहा है। इसमें स्वर जरूर मिलेगा हमें व्यंजन में। जितने भी व्यंजन है ना, सभी में स्वर जरूर मिलेगा, ऐड भाव आया। बिना स्वर के तो व्यंजन बन ही नहीं सकता। तो इसीलिए हम डेफिनेशन में भी लिखते हैं
कि वे वर्ण जो स्वतंत्र रूप से नहीं बोले जाते उन्हें व्यंजन कहते हैं, या वे वर्ण जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं उन्हें कहते हैं हम व्यंजन। और अगर हम स्वर की बात करते हैं तो इन्हें बोलने के लिए हमें किसी की भी आवश्यकता नहीं होती, और व्यंजन की अगर बात करते हैं तो इन्हें बोलने के लिए हमें स्वर की आवश्यकता होती है। कोई भी स्वर ले लो आप, हमने लिया ख, तो ख को लिखूंगा मैं ख जमा ए, और ये जो नीचे लगा हुआ है ना डंडा सा, जिसे आप डंडा सा बोलोगे, इसे बोलते हैं हलंत। क्या बोलते हैं इसे? हलंत। और इसे कहा जाता है हल चिन्ह। क्या कहा जाता है इसे? इसे कहा जाता है हल चिन्ह। ठीक है बच्चों, क्या कहा जाता है इसे? हल चिन्ह। क्योंकि संस्कृत में व्यंजन को हल कहते हैं। क्या कहते हैं? हल कहते हैं, हल। क्लियर? और अगर कोई व्यंजन है, जैसे कि मैंने एक व्यंजन लिया ग, और ग व्यंजन मैंने लिखा कि ग हल जमा ए, इसमें से ये स्वर अलग निकल गया, और जब व्यंजन में से स्वर निकल जाता है ना, तो वो बचता हमारे पास अर्ध व्यंजन। क्या बचता है? ये अर्ध व्यंजन। क्योंकि व्यंजन जो अपने आप में पूर्ण होता है वो स्वर मिलने के बाद ही पूर्ण होता है, इसलिए हम कहते हैं कि व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। ये थी इनकी परिभाषा कि स्वर किन्हें कहते हैं, व्यंजन किन्हें कहते हैं। अब थोड़ा सा इन्हें डिटेल में जानते हैं, आगे चलते हैं। पहले हम स्वर की बात करेंगे कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से स्वर होते हैं। पहले हम स्वर जानेंगे, उनके बाद हम व्यंजन। ठीक है बच्चों, पहले स्वर और फिर व्यंजन। तो पहले स्वर की बात कर लेते हैं। देखो, स्वर से स्टार्टिंग से ही क्वेश्चन बनने हमारे स्टार्ट हो जाते हैं। यहां से ही, यहां से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनते हैं कि कुल स्वर कितने होते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन, उच्चारण के अनुसार स्वर कितने तरह के होते हैं, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन और बनता है यहां से। तीसरा क्वेश्चन ये है कि अर्थ के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं। तो स्टार्टिंग से हमारे लिए क्वेश्चन बनने स्टार्ट हो जाते हैं, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और यहां से क्वेश्चन बनता ही बनता है। वो तो फिर हमें बाद में जानना होता है कि कितने तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, अलग अलग प्रकार देखते हैं। लेकिन स्टार्टिंग से ही ये क्वेश्चन बनते हैं कि कुल स्वर कितने हैं। अगर उच्चारण की दृष्टि से देखते हैं तो स्वर कितने होते हैं, अर्थ के अकॉर्डिंग अगर हम देखते हैं तो स्वर कितने तरह के होते हैं। ठीक है, पहले हम इन्हें जानेंगे कि कुल स्वर कितने, उच्चारण के अनुसार कितने, और अर्थ के अनुसार कितने स्वर। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। पहले हम इन्हें डिस्कस करते हैं। हम बात कर रहे हैं स्वर की। ठीक है, पहले देखते हैं हम कि कुल स्वर कितने होते हैं। पहले देखते हैं हम कि कुल स्वर कितने होते हैं। ठीक है, तो कुल स्वर हम लिखेंगे 11। कितने स्वर होते हैं? 11। कौन कौन से स्वर होते हैं? ए, आ, छोटी ई,
बड़ी ई, छोटा औ, बड़ा औ, री और छोटी आई, बड़ी आई। ठीक, तो कितने हुए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और छोटा औ और बड़ा औ। कितने हो गए? 11। कितने हो चुके हैं? 11। देखो ना बोलते कैसे हैं? ए, आ, ई, औ, औ, री, आई, ऐ, औ और औ। ठीक है, या आप अपने याद रखने के लिए कैसे याद रख सकते हैं इन्हें? छोटा ए, बड़ा आ, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, छोटी आई। क्या बोलते हैं इन्हें? इन्हें कहा जाता है आई। छोटी आई, बड़ी आई, छोटा औ और बड़ा औ। क्लियर? तो कितने हुए ये? कुल स्वर 11। फिर यहां से फर्स्ट क्वेश्चन तो ये हो गया, ये नोट करके पॉइंट लिखना है क्योंकि बेहद ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। फिर यहां से दूसरा क्वेश्चन बनता है उच्चारण के आधार पर। उच्चारण के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं? तो ये होते हैं कितने तरह के? कुल 10 तरह के। कितने तरह के? 10 तरह के होते हैं उच्चारण के आधार पर। अब देखते हैं कि 10 कौन कौन से होते हैं। ए, आ, ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटी आई, बड़ी आई, आओ और आओ। ठीक है बच्चों, इसमें क्या शामिल नहीं करा? तो इसमें हमने शामिल नहीं किया री। क्या शामिल नहीं किया? री शामिल नहीं किया, क्योंकि जब उच्चारण की बात आती है तो उच्चारण में हम री को स्वर में काउंट नहीं करते। क्योंकि अगर इसका अब हम उच्चारण देखते हैं कि उच्चारण देखोगे इसका इसका उच्चारण मिलकर बना होता है रे जमा ई, रे जमा ई। और जब हमने इन्हें एक साथ मिलाया तो उच्चारण ध्वनि क्या आती है? री। क्या आती है? री। तो ये एक तरफ एक व्यंजन भी है और एक स्वर भी है, इसलिए इसे हम स्वर की कैटेगरी में नहीं रखते हैं। उच्चारण के आधार पर री को काउंट नहीं किया जाता है। सीधी सी बात यह है कि जब आपसे एग्जामिनर पूछता है कि उच्चारण के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं, तब आपको लगाना है 10, क्योंकि री उच्चारण के आधार पर काउंट नहीं किया जाता है। अब देखते हैं कि तीसरा पार्ट, जो तीसरा क्वेश्चन मैंने तुम्हें बताया था। तीसरा क्वेश्चन बनता है यहां से कि अर्थ के आधार पर स्वर कितने तरह के होते हैं? तो हम कहेंगे 13। कितने तरह के कहेंगे? 13। अब बात आती है कि यहां पर तो हमने लिखे 11, उच्चारण का आधार पर लिखे हमने 10, तो अब अर्थ के आधार पर 13 कैसे? 2 स्वर और कौन से काउंट हो जाते हैं इसमें? तो इसमें 11 जमा 2, तो 2 जो स्वर काउंट होते हैं वो होते हैं वो होते हैं अनुस्वर्ग और दूसरा विसर्ग, जिन्हें अम और आहा बोला जाता है। यही 2 स्वर ऐसे हैं जो अर्थ के आधार पर एक्स्ट्रा काउंट किए जाते हैं, अनुस्वर और विसर्ग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहा जाता है अनुस्वर, और इसे क्या कहा जाता है? विसर्ग। एक अनुस्वर और एक विसर्ग। ठीक है बच्चों, तो पहला क्या बताया मैंने तुम्हें? कुल स्वर कितने होते हैं? 11। उच्चारण के आधार पर 10, अर्थ के आधार पर 13। 13 कहेंगे तो 11 में 2 और ऐड हो जाते हैं,
अम और आह, या अनुस्वर बोलते हैं इसे, और इसे विसर्ग। और अगर हम दोनों की बात करते हैं इनकी संयुक्त रूप से कि इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें संयुक्त रूप से कहा जाता है अयोगवाह। क्या कहते हैं? अयोगवाह। क्या कहते हैं इन्हें? इन्हें कहा जाता है अयोगवाह। और अयोगवाह का अर्थ होता है, अयोगवाह कहा जाता है कि जिसका योग होने पर भी वहन ना हो सके। इससे आप समझेंगे कि अयोगवाह जिसका योग होने पर भी वहन ना हो सके। कुल मिलाकर यह है कि जो अयोगवाह होते हैं ये हमें नकारात्मक भाव देते हैं। कैसा भाव? नकारात्मक भाव। ठीक है, तो आपके लिए बेहद जरूरी तो यह है अनुस्वर कौन सा होता है, विसर्ग कौन सा होता है। फिर क्वेश्चन पूछे गए हैं कि अयोगवाह कौन कौन से स्वर होते हैं, अम और आह। ठीक है, अयोगवाह कितने स्वर होते हैं, तो आप कहोगे 2 स्वर होते हैं, अम और आह, एक अनुस्वर और एक विसर्ग। ठीक, इसे अनुस्वर क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके ऊपर एक बिंदी लगी हुई है। क्या लगी हुई है? बिंदी। ठीक है बच्चों, चलो हाँ, इस बिंदी से तो मैं कुछ क्वेश्चन बताता हूं, आपके लिए बेहद जरूरी है। इसे थोड़ा सा मैं रफ करना पड़ेगा। आगे चलते हैं अब हम। देखो बच्चों, हिंदी में बस 3 जगह ही बिंदी लगती है। कितनी जगह बिंदी लगती है? 3 जगह। इसे कहा जाता है सिरोरेख। क्या कहते हैं इसे? सिरोरेख। और इसे कहा जाता है खड़ी पाई। क्या कहते हैं इसे? खड़ी पाई। ठीक है, और हिंदी में केवल 3 ही जगह बिंदी लगती है, एक यहां पर, एक यहां पर, और एक इधर साइड। ठीक है, एक ऊपर, एक इधर साइड और एक इधर साइड, 3 जगह ही बिंदी लगती है। चलो इनका थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि जो ऊपर बिंदी लगती है जिन शब्दों में, और वैसे ज्यादातर अगर देखा जाए तो ये ऊपर वाली बिंदी हमेशा स्वरों में लगती है, और जब ये बिंदी लगती है तो वह कहलाते हैं अनुस्वर। क्या कहलाते हैं? वह कहलाते हैं अनुस्वर। जब ऊपर बिंदी लगती है तो कहलाते हैं अनुस्वर, जैसे कि हमने यहां पर पढ़ा अनुस्वर। ठीक है बच्चों, और अब बात करते हैं इस वाली बिंदी की कि ये बिंदी कब लगाई जाती है हिंदी में। तो ये बिंदी शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद, शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार केवल 5 वर्णों में लगती है। कितने वर्णों में? 5 वर्णों में। अगर हम इस वाली बिंदी की बात करते हैं कि किन किन वर्णों में लगती है, तो शिव प्रसाद सितारे हिंद के अनुसार केवल 5 वर्णों में लगती है। ठीक है, जिन्हें हम कह देते हैं आगत। ये वाली जो नुक्ता लगता है ना, ये वाला, इसे कहते हैं आगत नुक्ता। और जिन वर्णों में लगता है, और ज्यादातर हमें ये देखने के लिए मिलता है, ज्यादातर नहीं, जो ये 5 वर्ण होते हैं, ये वर्ण होते हैं हमेशा व्यंजन। ठीक है, और इन व्यंजनों को कहते हैं आगत व्यंजन। क्या बोलते हैं? आगत व्यंजन। अब देखते हैं
कि 5 वर्ण कौन कौन से हैं जिनमें ये बिंदी लगी हुई है। क, ख, ग, क, ख, ग, ज और फ। इनसे आगे ये बिंदी लगी होती है, ये वाली, इस तरीके से। और इन्हें क्या कहा जाता है? इन्हें कहते हैं हम आगत व्यंजन। ठीक है, तो बिंदी हमने 3 तरह की देखी, बिंदी या नुक्ता, एक ऊपर, एक नीचे, एक इधर साइड। ऊपर देख लिया हमने, जो लगी होती है ये अनुस्वर में लगती है। ये वाली बिंदी 5 वर्णों में लगती है, जिन्हें हम आगत व्यंजन कह देते हैं। क्योंकि आगत व्यंजन से मतलब ये है कि ये वर्ण अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं, अरबी और फारसी भाषा से। ठीक है, अरबी और फारसी भाषा से लिए गए हैं ये, इसलिए इन्हें आगत व्यंजन कह देते हैं। अब बात आती है कि ये वाली बिंदी कहां पर लगती है। ठीक है, तो ये वाली जो बिंदी लगती है ना, ये केवल एक वर्ण के साथ लगती है। इसके वर्ण कौन से वर्ण? एक वर्ण के साथ लगती है। और वो वर्ण कौन सा होता है? वो वर्ण होता है जिसे हम बोल देते हैं अणे खाली। क्या कह देते हैं? अणे खाली। और इसका जो उच्चारण होता है इसे कहा जाता है अंग। क्या कहते हैं इसे? इसे कहते हैं अंग, अंगा। क्या बोलते हैं इसे? अंगा। क्लियर बच्चों? ये अनुस्वर से बताई थी मैंने तुम्हें 3 बिंदी, क्योंकि इनकी भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि किन किन वर्णों में ये लगती है, कौन कौन से में लगती है। ठीक है, और एक बिंदी और लगती है भी यहाँ पर। देखो यहाँ पर, यहाँ का ध्यान उन करना है, ये वाली बिंदी और लगती है। ठीक है, 1 2 3 और चौथी बिंदी और देखते हैं। नोट करके लिखना है एक साइड में। एक तो ऊपर वाली बिंदी हो गया, एक इधर साइड हो गया, और ये हो गया, और ये वाली। अब हम देखते हैं इस वाली बिंदी को कि ये वाली बिंदी कहां पर लगती है। ये हमारी वर्णमाला में केवल 2 वर्णों के साथ लगी होती है, या हम बोल सकते हैं कि 2 व्यंजन के साथ लगी होती है। कितने व्यंजन के साथ? 2 व्यंजन के। और वो व्यंजन कौन कौन से होते हैं? वो व्यंजन होते हैं ड और ढ, ड और ढ। इन्हें ही कहा जाता है ताड़न जात, ताड़न जात व्यंजन। इन्हीं का ही नाम है उत्क्षिप्त व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन। इन्हीं का नाम है द्विगुणी व्यंजन, द्विगुणी व्यंजन। ठीक है बच्चों, ये वाली बिंदी जो नीचे लगी होती है ये उत्क्षिप्त व्यंजन के साथ लगती है, और केवल 2 ही उत्क्षिप्त व्यंजन होते हैं, ड और ढ, जिन्हें ताड़नजात व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और द्विगुणी व्यंजन कहते हैं। क्लियर बच्चों? तो आज की क्लास में बस हम इतना ही लेने देते हैं, आज क्लास इतना ही ऑफ करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जय हिंद।